नमस्कार, आप सभी का संतोष जीएस क्लासेस में स्वागत है। मैं हूं ऐश्वर्य। आशा करता हूं कि आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं और सकारात्मक हैं। जैसा कि हम सभी प्राचीन भारत का इतिहास का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने इसके पहले वाले लेक्चर में बौद्ध काल जो दो बड़े धर्म जो थे उनको हमने समाप्त किया। उसके बाद बढ़ते हैं। आज हम क्या चर्चा करते हैं? मगध साम्राज्य, मगध किंगडम। लेकिन मगध किंगडम क्या था? ये भी महाजनपद था, तो महाजनपद का भी अध्ययन करना जरूरी है। महाजनपद रियलिटी देखा जाए इतिहास में, वास्तविक इतिहास जो एक शासक वर्ग वाला होता है स्टार्ट, तो यहीं से होता है, महाजनपद से। यहीं से इतिहास खुलता है एक प्रकार से। इसी के आगे मौर्य साम्राज्य, फिर जो भारत का विस्तार होता है, सिकुड़ता है, बाद में अंततः अंग्रेजों के बाद भारत की स्थिति जो है अलग तरीके से हो जाती है। अंग्रेजों के आने तक भारत का विस्तार फैलता सिकुड़ता रहता है। तो शुरुआत उसकी महाजनपद काल से होती है। महाजनपद में हम जब देखेंगे तो महाजनपद का उदय कैसे होता है। पहले तो केवल जन था। जन जब बड़े अपना विस्तार कर लिया जन ने, तो जन जो बन गए जनपद बन गए। जनपद का और थोड़ा विस्तार होता है तो वह महाजनपद हो जाते हैं। तो अब हम देखेंगे कैसे इसका उदय हुआ, इसका मेन कारण क्या था। क्योंकि जब हम देखते हैं लोहे का प्रयोग ऋग्वैदिक काल से, उत्तर ऋग्वैदिक काल से थोड़ा सा होना प्रारंभ हुआ था। लेकिन यहाँ तक आते आते जो लगभग कह सकते हैं छठी ईसा पूर्व बौद्ध काल तक आते आते लोहे का प्रयोग बहुत प्रचलन में आ गया। जिससे क्या हुआ, गंगा यमुना का जो क्षेत्र था, कह सकते हैं उत्तर पूर्व भारत का जो क्षेत्र था, उसमें क्या हुआ, जो है खेती काफी मात्रा में की जाने लगी। जब कृषि की जाने लगी, कृषि क्यों हुई? क्योंकि वो जंगल लोहे का अधिक प्रयोग करने के कारण ज्यादातर साफ किए गए। यहाँ पर खेती ज्यादा होने लगी तो कृषि अधिशेष ज्यादा मिला, तो राजा कर के रूप में जो है तो वो खेती से लिया, और जो अधिक अनाज मिला अपनी जो है सेना में उसको रखा, बांटा, खिलाया। तो इस प्रकार से राजा मजबूत हुआ। और दूसरा जो ये देखें, जो लोहे के हथियार थे, वेपन्स मतलब हथियार का भी यहाँ पर प्रयोग होता है। कि जो लोहे के हथियार हैं, अभी तक राजा इतना लोहे के हथियार का प्रयोग नहीं कर रहे थे, अब अपने क्षेत्र विस्तार के लिए लोहे के हथियार का प्रयोग भी चलन में आ गया। और तीसरी बात देखें, जो यहाँ के जो किसान थे, अब वो अपने क्रियाकलाप के लिए शहरों की ओर भी बढ़ने लगे। अपना यहाँ से कृषि का व्यापार स्टार्ट किया, शहर में अन्य क्रियाकलाप किए। तो अब उनमें जो है केवल अपने जन के प्रति ही नहीं भावना जागृत हुई, उनको ये लगा कि अपना ये क्षेत्र है, बड़ा है, इसको प्रदेश में एक भावना आ गई, इनको थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया जाए। तो प्रदेश में आ गए, तो हर प्रदेश अपने अपने में फाइट करने लगा कि हम आगे। उसी में 16 महाजनपदों का उदय होता है। मतलब महाजनपद कह सकते हैं प्रदेश की स्थिति, जैसे इस समय प्रदेश है ऐसे उस समय महाजनपद हुए। तो हर महाजनपद में एक प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगी, जिसमें 4 महाजनपद काफी पावरफुल दिखाई देते हैं। एक तो मगध, 16 महाजनपदों का उदय होता है। 16 महाजनपदों का उदय का कारण बता दिया। लोहे का प्रयोग हथियारों में हुआ, और कृषि अर्थव्यवस्था में भी कहीं ना कहीं लोहे का बहुत प्रयोग हुआ। तो कृषि बढ़ी और लोहे के हथियारों का चलन बढ़ा, तो उनकी विस्तारवादी नीति और दूसरी सेना को अच्छा खिला मजबूती मिल पाए, राजा को अधिक से अधिक कर मिल पाए, तो राजा अर्थ रूप से भी मजबूत हुआ, और जो दूसरा देखा जाए ताकत में भी मजबूत हो गया। तो विस्तारवादी नीति चली। तो इसी प्रकार 16 महाजनपदों का उदय होता है। उसमें 4 सबसे पावरफुल जनपद होते हैं। एक तो मगध ने अपने को सबसे अंत तक मगध ने ही अपने को सर्वश्रेष्ठ साबित किया, हम ही सबसे सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली मतलब क्षेत्र के रूप में उभरेंगे। अब इसके बाद जो देखा जाए तो मगध के बाद दूसरा जो है अवंती भी काफी ताकतवर रहा। मगध को अवंती पर कब्जा करने के लगभग 100 साल लग गए। कई राजा आए गए, तब कहीं अवंती पर शासन हो चुका। आप देखिए वत्स एक रहता है, ये भी बहुत ताकतवर जनपद रहता है, कौशाम्बी राजधानी पड़ती है। और दूसरा देखा जाए कौशल भी पावरफुल में रहता है। ये 4 महाजनपद, लेकिन ऊपर के 2 सबसे महत्वपूर्ण हैं, जो ये आखिरी तक अपनी श्रेष्ठता साबित करते हैं। लेकिन 100 वर्षों के उपरांत जो अवंती को भी ये मगध संभाल लेता है अपने में। अब हमें यही पढ़ना है, मगध के बारे में जानना है, मगध का क्या सीन रहता है, मगध कैसे, महाजनपद तो इतने हुए लेकिन मगध कैसे ये सबसे पावरफुल हो गया, तो इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहली बात तो कोई भी जगह को पावरफुल बनाने के लिए कोई भी क्षेत्र का नेतृत्व हमेशा मजबूत होना चाहिए। यदि नेतृत्व मजबूत हाथों में है तो क्षेत्र अपने आप पावरफुल हो जाएगा।
वो सारी कंडीशन अपने आप बनती चली जाएंगी। अब वो क्षेत्र मजबूत राजा करेगा कैसे, उसके लिए वहां पे कुछ दशाएं हों अलग, जो अन्य से अलग करती हूँ। एक तो पहले उसके में कुशलता होनी चाहिए, लेकिन कुशलता के साथ उस क्षेत्र की भौतिक दशाएं क्या हैं, इस चीजों पे भी निर्भर करता है। अब मगध क्यों पावरफुल हुआ, इसके बारे में देखते हैं। मगध के उदय का सबसे मेन पावरफुल के रूप में उदय का सबसे मेन कारण था, मगध जहां था, ये मगध उत्तर पूर्व बिहार क्षेत्र में था, मतलब उत्तर पूर्व भारत कह सकें या पूर्वी उत्तर प्रदेश, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश कह सकें या पश्चिमी बिहार कह सकें, मगध का मेन ये क्षेत्र था। तो यहीं पे जो है छोटा नागपुर क्षेत्र पड़ता है, वहां लोहे की खानें बहुत पाई जाती है, आज भी पाई जाती हैं। तो लोहा यहाँ काफी प्रचुर मात्रा में मिला। तो एक ये मगध का इंपॉर्टेंट हुआ कि लोहा बहुत मिला, तो यहाँ हथियार वगैरह में काफी आगे रहे। दूसरा देखा जाए, मगध पे जो कुशल शासक का भी हाथ रहा, इसके जो स्थापना की हर्यक वंश पहला वंश हुआ मगध साम्राज्य का। महाजनपद में सबसे पावरफुल मगध, मगध का जो सबसे पहला वंश आया हर्यक वंश। हर्यक वंश का जो शासक था बिंबिसार, वो काफी राजनीतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और युद्ध कुशलता में निपुण था। वो साम दाम दंड भेद की नीति उसने अपनाई। उसने 300 लगभग रानियों से शादियां की। मान लीजिए वर्तमान में इतनी शादियां संभव ही नहीं, 300 शादियां की उसने, और हर शादी का उसका एक प्रयोजन था, कैसे भी साम्राज्य विस्तार हो। अभी उसका देखेंगे, इसके प्रश्न पूछे भी जाते हैं, जो तीन कौन प्रमुख रानियां थी जो इसने मेन उसके साम्राज्य विस्तार में अहम रोल अदा किया। तो इसने तो एक पहले कौशल उस समय सबसे पावरफुल चल रहा था, हमने बताया कौशल चल रहा था। तो जो कौशल के जो राजा थे प्रसेनजित, वैसे तो राजकुमारी थी, कौशल का जो राजकुमार था प्रसेनजित, उसकी बहन थी महाकोसला, मतलब कौशल के जो शासकों में प्रसेनजित थे उसकी बहन महाकोसला से इन्होंने विवाह किया। तो वहां से मजबूती कौशल को अपने कवर में लिया। दूसरी ओर उस समय वज्जी भी कहीं ना कहीं अपना अहम रोल अदा कर रहा था। वज्जी के लिच्छवी बहुत पावरफुल उस समय हो रहे थे, तो लिच्छवियों से इसने शादी कर ली। लिच्छवियों में चेटक जो था उस समय, उसकी बहन जो है चेलन्ना, उससे उसने शादी की। किसने? बिंबिसार ने, मगध का जो पहला शासक होता है सबसे पावरफुल। फिर उधर दूसरी ओर देखता है मध्य देश की, उस समय स्त्रियां बहुत सुंदर मानी जाती थी और वो क्षेत्र कवर करना भी जरूरी था। तो उसने मध्य प्रदेश में क्षेमा नाम की लड़की से शादी करी। तो इस प्रकार उसने देखा जाए पूर्व में भी, इधर थोड़ा उत्तर में भी, इधर पश्चिम, तीनों दिशाओं को कवर किया। अब बिंबिसार ने और भी चीजों का मतलब युद्ध में इस्तेमाल किया। दूसरी बात, बिंबिसार ने मगध की राजधानी को राजगीर मगध की राजधानी बनाई। ये कहीं ना कहीं बहुत अहम रोल अदा किया मगध के उदय में। जब राजधानी मजबूत अच्छी जगह पे होगी तो साम्राज्य ज्यादा विकास करेगा। राजधानी हेडक्वार्टर होता, सबका केंद्र होता सारी शक्तियों का। राजगीर तो अच्छी राजधानी के रूप में उभरा, क्योंकि राजगीर के पांचों ओर पहाड़ियां थी। जो क्षेत्र बचा वहां पत्थर लगा दिए गए, वहां पर पेड़ पौधे, जल का बीच में वो कर दिया गया, जो कह सकते बॉर्डर बना दिया गया। तो कहीं से भी आक्रमण नहीं कर सकता था इसकी राजधानी पर, राजगीर की। और दूसरा देखा जाए, लोहा तो था ही इनके पास हथियार बनाने के लिए, और गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र था, तो कृषि भी अच्छी खासी, तो कर भी अच्छा मिल रहा था। और इनके पास सबने अभी तक घोड़े किया, इन्होंने क्या हाथियों का भी इस्तेमाल किया उस क्षेत्र में। जंगल में, उसके पूर्वी जंगल में हाथी भी पाए जाते थे। तो इस प्रकार मगध का पहली बात तो एक मजबूत योद्धा के मगध रहा बिंबिसार। दूसरा उसका पुत्र होता है अजातशत्रु, वह गद्दी पर अपने पिता को मारकर बैठता है। अजातशत्रु ने भी जो है कहीं ना कहीं अपनी नीति को, उनकी नीति को आगे बढ़ाया। जो मानते हैं अजातशत्रु जो थे, उन्होंने अपनी जो माता, जो कि कहाँ से थी उनकी माता जो लिच्छवी से थी, उसने अपने माता के जो घर को भी नहीं छोड़ा, उसने लिच्छवी वैशालियों पर भी आक्रमण किया। उसने वैशाली को अपने में मिला लिया पूरी तरीके से। किसने? अजातशत्रु ने। अजातशत्रु का प्रश्न पूछा जाता है कि अजातशत्रु ने सबसे पहली बार तोपों का, मतलब तोप उस टाइम की अलग तरीके की थी। पत्थर ऐसे होते थे, इधर उठाते थे, इसको दबाए रहते थे, एकदम से उठा देते थे, पत्थर अपने आप, मतलब पत्थर को नीचे लगा देते थे, इधर एक बैलेंस में रखते थे, इसको हटाते थे तो पत्थर अपने आप दूर गिरता जाके था। कहने का मतलब रथ मूसला महाशिला कंटक पूछा जाता है। महाशिला कंटक और रथ मूसला का उसने प्रयोग किया। किसके लिए? युद्ध में। तो उसने वैशालियों को भी। अब उसका जो आता है, इसने अपने पिता को मारकर गद्दी पर बैठा है अजातशत्रु। तो प्रश्न कभी कभी आ जाता है कि अजातशत्रु जो है, इसने अपने पिता को पितृहंता कौन कहलाता है? अजातशत्रु कहलाता है। और ये पितृहंसा वंश भी कहलाता है। कभी प्रश्न आ जाता है पितृहंसा वंश है, मौर्य वंश है, गुप्त वंश है, हर्यक वंश है, शिशुनाग वंश है, तो ये हर्यक वंश रहता है। फिर अजातशत्रु गद्दी पर बैठा होता है, उसके बाद कौन सा आता है? उदयन आता है। उदयन क्या करता है? अजातशत्रु को मार देता है, अपने पिता को वो मार देता है। और उदयन से एक क्वेश्चन रहता है, जो है पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की। कैसे?
जो इसने गंगा और सोन नदी, हमने बताया था नदियों में गंगा इधर से आती है, सोन नदी इधर से निकली, गंगा सोन का संगम है, उस पर इसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। और जो मगध की राजधानी पहले राजगीर थी, इसने क्या कर दिया, पाटलिपुत्र। ये भी कहीं ना कहीं बेहतरीन था पाटलिपुत्र भी, क्योंकि ये बिहार के बिल्कुल मध्य में था। इसके भी चारों ओर क्या, इधर गंडक नदी थी, इधर सोन नदी हो गई, आगे जो इससे और पहले घग्गर नदी में थी, चारों नदियों का जाल था, तो इससे भी इस पर आक्रमण करना भी मुश्किल था। और लोहा था ही, खेती के लिए भी दोआब क्षेत्र था, तो पाटलिपुत्र भी मजबूत रहा। अब उसके बाद जो आता है अवंती। अवंती क्यों मजबूत होता है, अवंती के पास उस समय उज्जैन जो होती है इसकी राजधानी होती है, उज्जैन के पास लोहे की खानें काफी होती है, यहाँ लोहे के हथियारों का काफी मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है, तो उज्जैन से भी टक्कर लेना आसान नहीं था। 100 साल लगते हैं मगध को, अवंती को जीतने में। अब उसके बाद जो है कौशल वंश, अब इन पे इतना तो अहम रोल नहीं रहता है, मगध अवंत से रहता है। अब हम कहाँ पे थे, हर्यक वंश में, पहले वंश के जो शासक, पहले जो वंश हर्यक वंश था उसके प्रथम शासक बिंबिसार, उनके पुत्र अजातशत्रु उनको मार के गद्दी पर बैठे, फिर उनके पुत्र आते हैं उदयन, उदयन इनको मार कर गद्दी पर बैठते हैं, उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना की। फिर उदयन के बाद सबसे जो अंतिम शासक आता है नागदासक, फिर थोड़े छोटे मोटे रहते हैं, फिर अंतिम शासक नागदासक आता है और नागदासक की हत्या कर शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। उसी में अगला शासक शिशुनाग वंश में कालाशोक होता है, जानते हैं आप कालाशोक में जो हमने बताया था, उसने द्वितीय बौद्ध संगीत वैशाली में आयोजन किया था, हमने बताया था सुब्बाकामी उसके अध्यक्ष थे। तो ये सब चीज देखिएगा, ये पूछ लेते हैं। तो कालाशोक के बाद जो हम देखते हैं नंद वंश की भूमिका अहम आ जाती है। तो कौन सा वंश आता है इसके बाद, नंद वंश। हर्यक वंश हुआ, शिशुनाग वंश, नंद वंश। नंद वंश उस समय वास्तव रूप में बहुत शक्तिशाली शासक नंद वंश चल रहा था। क्यों, देख सकते हैं, क्योंकि 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने नंद वंश पर भारत पे आक्रमण किया होता है। किस भारत पर, पश्चिम जो है पश्चिमोत्तर भारत, मतलब पंजाब क्षेत्र से भारत पर, वहां उसने ईरानियों को हरा के भारत की ओर बढ़ता है। और पश्चिम में जो है, जैसे ये भारत है, ये भारत है, ये तो इधर जो है वो जीतता हुआ आ जाता है यहाँ पर लगभग पश्चिम में पंजाब के पास। तो यहाँ पर तक्षशिला पड़ता है, तक्षशिला के तो आम भी वो पहले ही घुटने इसके देखकर मतलब सिकंदर को देखकर टेक देते हैं। लेकिन यहाँ पंजाब का राजा पोरस होता है, वो हार नहीं मानता है। पोरस क्या इनसे लड़ाई करता है, लड़ाई कहाँ होती है, वितस्ता नदी या झेलम नदी, इसी को हाइड स्पीच का युद्ध कहा जाता है। पूछा जाता है सिकंदर और भारत की सेनाओं या पोरस के बीच युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया, तो झेलम नदी के किनारे। अब हम ऋग्वेद में पहुंचते हैं, दसरा का युद्ध किस में लड़ा गया था, रावी नदी के किनारे। तो ध्यान रखिएगा, एक में मत मैच कर दीजिएगा। फिर अब आगे बढ़ते हैं, समझिएगा, जो सिकंदर से क्वेश्चन आ जाते हैं। सिकंदर ने झेलम नदी के किनारे लड़ाई लड़ी पोरस से, पोरस की हार हुई, सिकंदर जीत गया। लेकिन पोरस ने आखिरी दम तक उसने अपनी अधीनता, उनकी पराधीनता को स्वीकार नहीं किया। उसने हमेशा वैसा ही उत्तर दिया जैसे एक योद्धा को देना चाहिए। तो सिकंदर उससे काफी प्रभावित रहा। उसने क्या कहा कि चलो हम तुमको भारत छोड़ते हैं, मतलब भारत से वो अपना निकलता हुआ चला जाता है। लेकिन जब भारत से निकल रहा होता है तो उससे उसका पहले तो मन होता है कि हम आगे और बढ़ें। सिकंदर उससे तो प्रभावित होता है, तो उसको तो छोड़ देता है, रिहा कर देता है पोरस को। लेकिन वो भारत को भी नहीं छोड़ना चाहता कुछ देर के लिए, समझते हैं, वो और आगे बढ़ता है। जब यहाँ पर झेलम नदी थी, पहले सिंधु निकली, फिर झेलम उसने पार किया, तो उसकी सेना थक चुकी थी। आगे व्यास नदी, पूर्व में और बढ़ने से पहले उसको व्यास नदी क्रॉस करनी थी। तो व्यास नदी क्रॉस करने से उसके सिपाही मना करते हैं, सैनिक। तो सिकंदर का जो पूर्व का सपना भी टूट जाता है। सिकंदर कहता है कि हम दुनिया जीता है, लेकिन अपनों ने मुझे हरा दिया। सिकंदर का ये रहता है कहने का। अब सिकंदर फिर मारा जाता है। सिकंदर की मृत्यु जो है 323 में जाती है। तो ये भी प्रश्न आ जाता है कभी कभी, सिकंदर भारत में कब अटैक किया था, 326 बीसी में। ठीक, तो अब जो है बात आगे बढ़ती है। अब आ रही बात आगे, तो इस प्रकार जो है सिकंदर का भी रहता है। फिर हमने कौन सा बताया था, नंद वंश की स्टार्टिंग हुई थी। उसके पहले शासक महापद्मनंद होते हैं। महापद्मनंद की विशेषता में क्या रहता है, इनको एकराट कहा जाता है। इन्हीं के समय जो है एक कलिंग में जो एक वो मिलता है हाथी गुम्फा अभिलेख, इनका कहीं ना कहीं इससे महापद्मनंद का उसमें उल्लेख मिलता है। नेहरू का इन्होंने निर्माण कराया, ये मिलता है उल्लेख किसके, हाथी गुम्फा अभिलेख में महापद्मनंद का। फिर अगले नंद वंश के शासक कौन होते हैं, धनानंद होते हैं। धनानंद या घनानंद कहीं कहीं लिखा होता है। तो धनानंद के ही समय जो है चंद्रगुप्त का आक्रमण होता है। कभी कोई प्रश्न आता है कि सिकंदर ने किस वंश के शासक के समय जो है भारत पर आक्रमण किया था, तो नंद वंश के कौन से, धनानंद के समय। तो धनानंद के समय लड़ाई किसने लड़ी, पोरस ने लड़ी। तो इस प्रकार जो है, इस प्रकार के प्रश्न होते हैं जो हमने बताया।
फिर धनानंद के बाद ही उसको मारकर जो है चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठता है, वहीं से मौर्य साम्राज्य की शुरुआत होती है। तो हम देखते हैं इसमें किस प्रकार प्रश्न आते हैं, उनको हम थोड़ा बताते हैं। तो हमने आपको पहले स्टोरी बता दी पूरे इतिहास की, जो है मगध का कैसे क्या उदय रहा। तो पहली बात हम देखते हैं जो है मगध का उदय का कारण था। उदय का कारण क्या था? एक तो लोहे का प्रयोग कृषि में अधिक उपज, फिर तीसरा भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति, और हम कह सकते हैं जब लोहे का अधिक प्रयोग हुआ तो किससे अच्छे हथियार। तो कहीं ना कहीं ये महाजनपद का भी कारण यही जो है, इसमें विशेषकर जो यही कारण आगे मगध के उदय का बनता है। अब हम देखते हैं प्रश्न महाजनपद, उनकी राजधानियां पूछी जाती हैं। तो देखा है सबसे ऊपर जो महाजनपद कौन होता है? उत्तर का जो महाजनपद कंबोज, ये कभी कभी आता है। सबसे उत्तर में कौन सा महाजनपद स्थित था? क्योंकि महाजनपद पाकिस्तान और कुछ अफगानिस्तान का क्षेत्र, भारत में तो थी ये 16 महाजनपद। सबसे उत्तर में कंबोज की राजधानी क्या थी? हाटक। ठीक, फिर जो है इसके बाद पूर्व में प्रश्न आता है, पूर्व में कौन? सबसे पश्चिम में देखते हैं, पहले सबसे पूर्व में देखते हैं तो अंग रहता है, अंग हो गया सबसे, ये अंग हो गया। अब सबसे पूर्व में कौन रहता है? गांधार रहता है, गांधार। अब सबसे जो है इसको क्या कह सकते हैं? सबसे दक्षिण में जो कह सकते हैं अस्मक। तो इस प्रकार जो हो जाता है ये जो है अस्मक को क्या हम कह दें? इसमें अस्मक में कौन सी चीज किस? गोदावरी नदी किनारे है, गोदावरी। ये हम पश्चिमी से अवंती को कह दें, अवंती। तो अवंती किस लिए फेमस था? लोहे के लिए। अस्मक जो है गोदावरी नदी किनारे है। अंग जो है ये भी बताया सबसे पूर्व में पड़ता जाके है। ये प्रश्न आ जाता है उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में। तो अब महाजनपद में आगे बढ़ते हैं। तो महाजनपद का जो है कैसे 16 महाजनपद, उनकी राजधानियां पूछ ली जाती हैं। तो हम देखते हैं ये जो है ये जो भारत का हमने नक्शा बना दिया है। तो महाजनपद की राजधानियां, तो हम चलते हैं सबसे पहले किस राजधानी पे हम बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अंग, फिर अंग के बाद हम देखेंगे अस्मक। इस प्रकार राजधानियां चलेंगी। अंग हो गया, अस्मक हो गया। अब इसके बाद जो हम देखें यहीं पे जो पांचाल अंग हो गया, अस्मक हो गया, पांचाल हो गया, मत्स्य, फिर जो है मगध, मल्ल, वत्स, फिर जो देखें वज्जी। अब अवंती यहाँ पर कर सकते हैं, अवंती भी एक है, अवंती। अब कुरु, अभी हम इनको बता रहे हैं, कुरु। फिर कुरु के बाद जो है कुरु, काशी, कौशल, फिर आपका कुरु, काशी, कौशल हो जाता है। फिर यहाँ पर अभी और सारे आएंगे, जैसे सूरसेन, कंबोज, गांधार, अस्मक, ऐसे कई अस्मक हम बता चुके हैं। अब इसमें देखें चेदी। अब देखते हैं क्या इनको क्यों लिखा है कि राजधानियां पूछी जाती हैं। अंग कहाँ? सबसे पूर्व में अंग रहता है, अंग सबसे पूर्व में। अंग की राजधानी क्या है? अंग की राजधानी पूछी जाती है। तो अंग हम देखते हैं, अंग की राजधानी तो वज्र की हो जाती है, अंग की अभी देखेंगे। फिर अस्मक अभी देखते, पहले डिनोट कर देते हैं। अस्मक कहाँ पड़ता है? अस्मक यहाँ पड़ता है, अस्मक। फिर देखते हैं जो है फिर अवंती कहाँ पड़ता है? अवंती यहाँ पर, अवंती आ जाता है। फिर पांचाल भी यहाँ पर आता है। फिर जो है एक कौशल भी होता है यहाँ पर, कौशल लिख लें, कौशल भी यहाँ पे आता है, कौशल। फिर मत्स्य कहाँ पर आता है?
मत्स्य जो है यहाँ पे आ जाता है मत्स्य। फिर मगध, मगध की बात करते हैं, मगध कहाँ पे आता है, मगध जो है बिल्कुल अंग के पास आ जाता है मगध। फिर मल्ल की बात करते हैं, मल्ल बिल्कुल यहाँ पर जो है नेपाल के पास आ जाता है। फिर वत्स की जो बात करें, वत्स कहाँ पड़ता है, यहाँ पड़ता है, वत्स जो है वत्स हो जाता है। फिर जो है वज्ज कहाँ पड़ता है, वज्ज जो है कहाँ पड़ता है, यहाँ पर अंग से ऊपर नेपाल के पास वज्ज हो जाता है। फिर कौशल, कौशल की बात करते हैं, कौशल यहीं पे पड़ता है, कहाँ पर, अयोध्या जो वर्तमान में है। कुरु जो है, कुरु हरियाणा के पास पड़ जाता है। काशी जो है यहीं पे आता है, बनारस इलाहाबाद के पास काशी। फिर कौशल तो हम बता चुके हैं, कौशल यहाँ पर पड़ता है। सूरसेन, सूरसेन कहाँ है, सूरसेन मथुरा का क्षेत्र यहाँ पर पड़ता है। फिर कंबोज, कंबोज यहीं पे पड़ता है कंबोज। फिर गांधार, गांधार यहाँ पर पड़ता है। चेदी बुंदेलखंड और यहाँ पर पड़ता है। अवंती हम बता चुके हैं। तो अब हम देखते हैं जैसे अस्मक, अस्मक यहाँ पर पड़ता है, अस्मक की राजधानी हाटक होती है। इसकी अस्मक, अस्मक जो है नीचे इसकी पोटनी, पोटनी, ठीक, अभी दिखाते हैं अस्मक। और फिर देखते हैं अवंती, अवंत की राजधानी जो है, इधर हम राजधानी में लिखे दे रहे हैं, राजधानी हम यहीं, चलो यहीं पे लिखे दे रहे हैं। अवंत की कौन सी है, उज्जैन एक होती है, उज्जैन। फिर महिष्मती, महिष्मती हो जाती है। फिर पांचाल की राजधानी पूछे जाते हैं, ठीक है, तो पांचाल की राजधानी होती है, ये भी देखना है, ये देखते हैं हाटक। अभी इस पे पांचाल में मत्स्य की राजधानी क्या रहती है, मत्स्य पे बात करते हैं। मत्स्य विराटनगर, 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 विराटनगर। मगध की राजधानी कौन सी होती है, गिरिव्रज, गिरिव्रज। दूसरी राजधानी कैसे, राजगीर, राजगीर भी होती है। फिर आगे पाटलिपुत्र भी होती है, पाटलिपुत्र, ठीक। फिर हम देखते हैं जो है इसकी जो है पांचाल के भी हाटक पे थोड़ा, हाटक नहीं लिखनी, पांचाल पे हाटक नहीं लिखनी है। मगध, मल्ल, मल्ल की राजधानी जो है, मल्ल की, ये यहाँ पर मल्ल पड़ता है, मल्ल, मल्ल, मल्ल की दो राजधानियां जाती हैं, एक पावापुरी, पावापुरी और एक कुशीनारा। मेन कुशीनारा है इंपॉर्टेंट, ये भी याद रखना है। यहाँ पर गौतम बुद्ध की मृत्यु होती है, पावापुरी में किसकी, महावीर की मृत्यु हुई थी। फिर जो है आपका जो है वज्ज जो है, वज्ज, वज्ज इंपॉर्टेंट रहता है। वज्ज कहाँ, यहाँ पर है, वज्ज कहाँ पे था, वज्ज यहाँ पर है। वज्ज की राजधानी क्या होती है, वज्ज, ये इंपॉर्टेंट रहता है ज्यादा, क्योंकि वज्ज के लिच्छ भी होते हैं। ये कौन, वैशाली हो जाती है, वैशाली, ठीक। अब जो है कौशल, कौशल की हमने बताई, कौशल पे आ जाते हैं। कौशल यहाँ पर पड़ता है, इसे कौशल, कौशल की राजधानी श्रावस्ती है, श्रावस्ती वर्तमान अयोध्या, ये कौशल है। कौशल कहाँ है, ये कौशल है, इसकी श्रावस्ती हो जाती है। एक कुशावती भी हो जाती है, कुशावती, कुशावती। ये जो महत्वपूर्ण राजधानी थे हमने बताई। सूरसेन की राजधानी क्या होती है, मथुरा, ये सूरसेन जो पड़ता है, सूरसेन कहाँ, सूरसेन की राजधानी कौन सी थी, मथुरा हो जाती है। सूरसेन कहाँ पड़ता है, यहाँ पर पड़ता है सूरसेन, मथुरा, ये कौन है, सूरसेन। अब हम कंबोज की देखते हैं। कंबोज की राजधानी हाटक होती है, कंबोज की राजधानी हाटक, हाटक। और जो देखे हमने उसकी, जो हम उसके पहले बताए थे, अस्मक, उसकी पोटनी होती है। अस्मक कहाँ गया, अस्मक की पोटनी, पोटनी, पोटनी। अब जो है चेदी आता है, चेदी, चेदी हमने बताया, चेदी यहीं पे, चेदी यूपी प्लस एमपी, बुंदेलखंड क्षेत्र है चेदी का, चेदी भी इंपॉर्टेंट रहता है। चेदी की राजधानी सुक्तिमती हो जाती है, सुक्तिमती, सुक्तिमती। यहीं पर एक वत्स पड़ता है, कौन सा, वत्स, वत्स, ये भी जो है उत्तर प्रदेश के पास होता है, इसका ये भी पावरफुल होता है। कौशाम्बी इसकी राजधानी आती है, कौशाम्बी। तो इस प्रकार हमने राजधानियां बताई जो इंपॉर्टेंट थे। खासकर इसमें मगध का याद रखना है, और जो है इसकी अंग की राजधानी, हाँ अंग जो बचता था, अंग की राजधानी चंपा हो जाती है, चंपा। यहाँ पर अंग है, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर अंग था, अंग की चंपा, ठीक। ये कुछ राजधानियां ऐसे हैं। एक वज्र की, वैशाली बहुत पूछी जा चुकी। मगध की जो है, मगध कहाँ गया, मगध, मगध यहाँ पर है, मगध, मगध जो है, मगध की हमने बताई है। यहाँ पर मगध बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, मगध की पूछी जा चुकी राजधानी। चेदी की सुक्तिमती पूछी जा चुकी है। मथुरा तो सूरसेन याद ही रखोगे। जो है मत्स्य जो पड़ता है, विराटनगर जो है, मत्स्य कौन है, मत्स्य जो है
ये मत्स्य है, ये मत्स्य है। मत्स्य जो कहाँ, राजस्थान में है, राजस्थान में। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसकी राजधानी कौन सी होती है, विराटनगर। तो यार मल्ल की बहुत इंपॉर्टेंट 2 राजधानियां हैं, कौन सी, पावापुरी कुशीनारा, मेन कुशीनारा इंपॉर्टेंट रहती राजधानी। हाटक जो हमने कम्बोज बता दिया, कम्बोज कहाँ, पाकिस्तान में पड़ता जाके है। गांधार एक बसता है, गांधार की तक्षशिला राजधानी होती है, कौन सी, तक्षशिला। तो इस प्रकार राजधानियां हो जाती हैं। इंपॉर्टेंट जितनी भी थी लगभग हमने सब बता दी। पांचाल की क्या होती है, महिष्मती हो जाती है। पांचाल जो है, पांचाल जो देखा जाए वास्तव में पांचाल क्या था, पांचाल में देखें महिष्मती तो नहीं, महिष्मती इसकी रहती है। पांचाल जो है कांपिल्य क्षेत्र जो है फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद ये क्षेत्र रहता है पांचाल का। अब देखते हैं आगे हम, ये हम राजधानियों पे हमने बात कर ली। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि राजधानियां एक बार गो थ्रू करना जरूरी था। आप भी एक बार लिख के इसे देख लीजिएगा, तो राजधानी पूछी जाती है। अब जो देखते हैं आगे हम बढ़ते हैं, बस अब है यहाँ पर हमें 3 वंश देखने हैं। पहला बिंबिसार आ जाता है, हर्यक वंश आता है, मगध। मगध में 3 वंश इंपॉर्टेंट रहते हैं। पहला हर्यक वंश, हर्यक वंश पूछा था, कभी कोई वंश का सीक्वेंस पूछ लेते हैं। फिर इसका जो है हर्यक वंश के बाद जो है शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश। फिर जो है तीसरा वंश जो है इसके बाद नंद वंश, नंद वंश। और इसी के बाद जो है क्या, मौर्य साम्राज्य, मौर्य वंश होता है, जो अब वो पूरा चैप्टर ये लग जाता है मौर्य वंश। जो इसका देखा जाए महाजनपदों का उल्लेख, इससे पहले हम देखते हैं महाजनपदों का उल्लेख कहाँ मिलता है। महाजनपद का उल्लेख, जनपद, महाजनपद का उल्लेख, महाजनपद का उल्लेख, जो उल्लेख देखा जाए, महाजनपद का उल्लेख जो देखते हैं हम, महाजनपद का उल्लेख में हम जो बात करें तो इसके कभी कभी आता है अगंतुर निकाय, अगंतुर निकाय, इसमें भी महाजनपद का उल्लेख मिलता है। भगवती सूत्र, भगवती सूत्र जो कि किसकी रचना है, जैन धर्म संबंधित है। भगवती सूत्र, महावस्तु संस्कृत से, महावस्तु में भी उल्लेख है इसका। शिल्पाधिकारम जो एक पाया जाता है, शिल्पाधिकारम तमिल साहित्य है, शिल्पाधिकारम इसमें भी है, इसमें प्रश्न आ जाता है कभी के शिल्पाधिकारम। तो ये इन सब में महाजनपद के बारे में उल्लेख है। तो हर एक वंश में हम थे, सबसे पहला यहाँ पर कौन, बिंबिसार होते हैं, बिंबिसार, बिंबिसार। इसे पितृहंता वंश कहते हैं, इस वंश को पितृहंता वंश, हंता वंश। हमें डेट नहीं याद रखनी, हर एक वंश जैसे 544 से यहाँ से स्टार्ट होता है, फिर 320-24 तक जाता है, यहाँ तक 324 BC तक जाता है। इतना हमें नहीं याद रखना है कहाँ से कहाँ तक। ये है 6ठी ईसा पूर्व से लगभग 3री-4थी शताब्दी ईसा पूर्व तक जाता है, नंद वंश तक ये समय रहता है। बिंबिसार, क्योंकि 4थी ईसा पूर्व में ही नंद वंश का किसका आक्रमण होता है, ऐसे टिक लगा सकते हैं, 300 याद रहता है। 26 में सिकंदर ने आक्रमण किया तो नंद वंश के समय किया, तो लगभग वहीं के बाद मौर्य वंश शुरू हो जाता है, नंद वंश के अंत होते ही 3री शताब्दी में। अब बिंबिसार, बिंबिसार में हम यहाँ पर हर्यक वंश में आते हैं। बिंबिसार की विशेषताएं क्या है, बिंबिसार ने क्या 300 रानियों शादी की, लेकिन इनकी 3 प्रमुख रानियां थी। इनकी 3 प्रमुख रानियां जैसे देखते हैं, एक तो है कौशल, कौशल की राजकुमारी, कौशल की राजकुमारी, महाकोसला से शादी की, महाकोसला। ये कौन थी, की बहन थी, प्रसेनजीत की बहन थी। और दूसरा विवाह इनका रहता है लिच्छवी के वज्जी में, वज्जी मतलब वैशाली। इसमें बहुत सारे होते हैं, वैशाली में बहुत जन होते हैं, उसमें एक लिच्छवी होता है, लिच्छवी रहता है, सबसे पावरफुल जन होता है। उसी के चेटक जो होती हैं, चेटक की बहन चेलन्ना से। फिर तीसरी इनकी जो शादी होती है कहाँ, मध्य राजकुमारी से, मध्य प्रदेश जो पड़ता है, ये पंजाब में पड़ता है, पंजाब। इसमें क्षेमा से करते हैं विवाह। तो इस प्रकार ये अपने सारे दिशा पक्की कर लेते हैं। इनसे एक प्रश्न पूछा जाता है बिंबिसार से, और इनके राजवैद्य होते हैं जीवक, ये पूछा जाता है राजवैद्य जीवक। ये जीवक को भेजते हैं कहाँ, किसके पास, चंड प्रद्योत की जो पीलिया हो जाती है उनके लिए सुधार के लिए भेजते हैं। चंड प्रद्योत
पूछा जाता है। चंद्रप्रद्योत कहाँ के शासक थे? अवंती के, अवंती के। तो इस प्रकार इनकी इंफॉर्मेशन होती है बिंबिसार से जुड़ी हुई। बिंबिसार में इतनी ही बातें आता है, घुमा फिरा के पूछता है। बिंबिसार के पुत्र होते हैं कौन? उनके पुत्र होते हैं अजातशत्रु, अजातशत्रु पुत्र हैं किसके? बिंबिसार के, बिंबिसार के पुत्र हैं। अब बिंदुसार नहीं, बिंबिसार है। अजातशत्रु क्या विशेषता रहती है? ये पिता को मारकर गद्दी पर बैठते हैं, ये तो विशेषता नहीं, तो इनकी बुराई सबसे बड़ी है। लेकिन इन्होंने युद्ध के, इन्होंने लिच्छवियों को हराया, वैशाली को जीता, वैशाली को पूछा जाता है, वैशाली को कौन परास्त करता है? वैशाली को अपने राज्य में मिला लेता है। अब बल्कि वैशाली से ही जो माता थी वैशाली की ही थी, वैशाली की ही कन्या से जो है इनका विवाह ही थे। ठीक है, अजातशत्रु। अब देखते हैं वैशाली को जीतते हैं। उसके बाद इनकी एक प्रमुख विशेषता क्या रहती है? इन्होंने महाशिला कंटक, महाशिला सबसे पहले तोप जैसे हथियार का उपयोग किया, महाशिला कंटक और जो है रथ मूसला, 2 हथियारों का प्रयोग किया। पहली बार एक प्रकार से तोप इनडायरेक्टली यही लाए। फिर देखते हैं इनके बाद जो आता है उदयन, इनके में क्या विशेषता रहती है? प्रश्न आता है। पाटलिपुत्र सोन गंगा के संगम पर पाटलिपुत्र की स्थापना और क्या बनाया? राजधानी बनाया, और राजधानी बनाते हैं, और राजधानी भी बना ली। अब इसके बाद जो है अंतिम शासक कौन कहते हैं? अंतिम नागदासक की हत्या कर शिशुनाग जो है, शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। शिशुनाग वंश की स्थापना लगभग 400 BC में करता है, 400 BC ईसा पूर्व में। अब देखते हैं शिशुनाग वंश में शिशुनाग की इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता, हत्या करके स्थापना ही करता है, शिशुनाग में बता दिया। उसके बाद जो है कालाशोक, पहले शिशुनाग स्थापना की, शिशुनाग ने स्थापना की, उसके बाद कालाशोक आया। कालाशोक में जानते हैं हम दूसरी बौद्ध संगीति थी, वैशाली को राजधानी इसने बनाई थी, राजधानी बनाई तो यहीं पे क्या किया था? दूसरी बौद्ध संगीति करी थी, बौद्ध संगीति आयोजन किया था, पढ़ा होगा आपने, आप सबने। अब उसके बाद जो है शिशुनाग वंश के बाद जो है नंद वंश आता है। नंद वंश में महापद्मनंद की बात आती है, महापद्मनंद। इनको क्या कहा जाता है? एकराट कहा जाता है, एकराट। पूछा जाता है एकराट किसे उपाधि दी गई? महापद्मनंद को दी गई। अब एकराट के बाद देखते हैं इन्हीं का जो है हाथी गुम्फा अभिलेख में इनका जिक्र मिलता है। हाथी गुम्फा अभिलेख में उल्लेख है, मतलब कहने को इन्होंने उसमें उल्लेख है नहरों का निर्माण कराया। वैसे हाथी गुम्फा अभिलेख है किसका? कलिंग शासक खारवेल का, कलिंग शासक खारवेल। अब देखते हैं आगे जो ये इनके इतना रहता है ज्यादा महापद्मनंद से संबंधित पूछा था। नंदवंश की स्थापना करते हैं और एकराट कहलाते हैं, इनका नहरों का निर्माण वगैरह कराए, हाथी गुम्फा अभिलेख में जिक्र मिलता है महापद्मनंद से संबंधित। इनके बाद जो देखा सबसे महत्वपूर्ण शासक होते हैं धनानंद। ये थोड़ा मतलब कह सकते हो वर्तमान समय के अयासी किस्म के व्यक्ति थे, काफी ये सब नाच गाना और शौक इनके सब उस प्रक्रिया मदिरा वगैरह सब इनके शौक थे धनानंद। तभी उस समय जो है प्रजा तड़प रही थी, लेकिन नंदवंश में महापद्म ने इतना विशाल कर दिया था नंदवंश को कि इनकी पावर बहुत ज्यादा हो चुकी थी। कितना भी करते लेकिन इतनी जल्दी इनको समाप्त नहीं कर सकता था। लेकिन चाणक्य और चंद्रगुप्त दोनों के मिली भगत से इनको आखिर में इनके जो अपराध और इनके अत्याचार को जो जनता त्रस्त थी नंदवंश से उस समय, तो त्रस्त करके नए साम्राज्य की स्थापना मौर्य वंश की होती है। लेकिन धनानंद जो कह सकते हो इन्हीं के बाद जो है मौर्य वंश समाप्त हो जाता है, नंदवंश समाप्त होता है, मौर्य वंश स्टार्ट होता है। तो अंतिम शासक हो गए थे
वास्तव में यही लोग जो नंद वंश के समय काफी शक्तिशाली जो है मगध हो गया था, पूरा लगभग क्षेत्र कवर भी कर लिया, जितने महाजनपद थे सब पर लगभग आधिपत्य हो चुका था नंद वंश के समय। अब देखते हैं धनानंद सिकंदर आक्रमण करता है इन्हीं समय। सिकंदर का आक्रमण एक प्रश्न पूछे जाते हैं, किस वंश के समय सिकंदर ने आक्रमण किया? नंद वंश के समय। किसके समय? जो पर्टिकुलर राजा धनानंद। कब आक्रमण करता है? 326 बीसी में करता है। फिर किस नदी के किनारे युद्ध होता है? युद्ध हुआ, लेकिन इनसे युद्ध नहीं होता है, इन तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं अभी, युद्ध इनसे नहीं होता है। और सेना जो है नंदवंश से कहीं ना कहीं सिकंदर भी घबराता था कि नंदवंश हमसे ज्यादा पावरफुल है, हरा देगा हमें, तो ये भी नहीं आगे बढ़ते, इसका भी डर रहता है। इनके सैनिकों को सिकंदर से ज्यादा डर होता है कि नंदवंश की सेना ज्यादा पराक्रमी है। युद्ध हुआ, किससे युद्ध होता है? सिकंदर वीएस मतलब पोरस जो होते हैं, पंजाब के राजा होते हैं, पंजाब के युद्ध होता है। पोरस हार जाते हैं, जीत जाता है। पोरस क्या होते हैं? बाद में स्वाधीनता स्वीकार नहीं करते हैं, आखिर में पोरस को ये रिहा कर देते हैं, मृत्युदंड नहीं देते। लेकिन सिकंदर जो है बाद में वापस आ जाता है, क्योंकि बाद में व्यास नदी आगे पड़ती है, व्यास नदी को थक जाने के कारण सैनिक जो है चलने से मना कर देते हैं, सिकंदर को वापस जाना पड़ता है। लेकिन इससे प्रश्न आते हैं, सिकंदर जो है का युद्ध जो होता है, युद्ध प्रश्न ये आता है क्या जो है किस नदी किनारे होता है? झेलम नदी। झेलम पुराना कह के वितस्ता, जो उसमें ऋग्वैदिक काल में था, ये भी नाम देते हैं वितस्ता, नदी के किनारे। अब ये है किनारे। अब दूसरी बात आती है, ये जो है सिकंदर का युद्ध किस मतलब और कौन से युद्ध के? हाइडेस्पीज युद्ध कहा था, हाइडेस्पीज का युद्ध किस युद्ध को कहा था? सिकंदर और पोरस का युद्ध, हाइडेस्पीज का युद्ध। और जो है तक्षशिला के शासक इनका सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट कौन करता है? सपोर्ट तक्षशिला के शासक आम भी करते हैं, आम भी हैं, तक्षशिला के शासक हैं, तक्षशिला के शासक। ये क्या होता है? सिकंदर जो है ये ईरान से जीतते हुए भारत की ओर बढ़ते हैं, इनका सपना होता है पूर्वोत्तर जीतना, लेकिन भारत जो इतना विशाल का युद्ध में निपुण उस समय था, तो उसको ये हरा नहीं पाते एक प्रकार से। फिर जब वापस जाते हैं तो इनकी कभी मृत्यु भी पूछा गया है 323 ईस्वी में, इनकी मृत्यु, इनका टकराना इनकी मृत्यु का कारण बन जाता है कहीं नहीं। और ये कहाँ के शासक थे? मकदूनिया के शासक थे, जो कि वर्तमान में जो एथेंस वगैरह कह सकते हो वो शासन था। इन्होंने ईरान वगैरह को हरा दिया था। और दूसरी बात है, जो सिकंदर थे इनके पिता का नाम था फिलिप द्वितीय। इस प्रकार हम जो है आज मगध का जो है हम लोगों ने जाना, मगध के उदय का कारण, उससे पहले हमने महाजनपद जाना, महाजनपद की राजधानियां जानी। इस प्रकार हमने आज मगध और 16 महाजनपद में विस्तार चर्चा कर ली। और यदि आपको लेक्चर समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए और लाइक भी करिए। हालांकि मानते हैं जो इतिहास थोड़ा जटिल है, थोड़ा आपको पढ़ने में ये हो सकता है थोड़ा सा परेशानी, खासकर प्राचीन भारत में लगे, लेकिन जो है आगे उसका रूप जो है सरल भी होता जाएगा। मध्यकालीन आएगा थोड़ा सरल में, काल आएगा तो बिल्कुल सरल, और आपकी आदत पड़ चुकी होगी इतिहास समझने को। तो इतिहास स्कोरिंग सब्जेक्ट है ऐसा नहीं है, लेकिन आपको बस मन लगा के थोड़ा सा पढ़ना है। हम ज़्यादा उसको लंबा नहीं खींचेंगे, एग्जाम की दृष्टिगत पढ़ाएंगे। 2 तरीके रहेंगे, एक कॉन्सेप्ट पे स्टोरी के रूप में, दूसरा फैक्चुअल, क्योंकि हमें परीक्षा उपयोग का भी ध्यान रखना है। अब एक बात है, कॉन्सेप्ट पे भी कभी कभी प्रश्न आ जाते हैं कि मगध क्यों शक्तिशाली था, महाजनपद का उदय कैसे हुआ, कथन 4 दे देता है, तो हम लोगों को कहानी के रूप में पढ़े होंगे तो अच्छे से कर लेंगे। और दूसरा फैक्ट, जो भी फैक्ट जितने भी एग्जाम लगभग पूछे जाते हैं हम सभी उससे रिलेटेड करा देते हैं। तो आप लोगों से एक गुजारिश है, यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।